Hello everyone. Now today we are going to see emotional intelligence. The topic which is related to your VAC, that is value added course. It comes under value added course. So we are going to first of all we will see the syllabus of this VAC. We can call it EI also. Okay. So it comes under VAC and the name of the subject is emotional intelligence. So these are the 4 units here. As you can see, ये 4 units हैं बच्चों जो आपके सिलेबस में हैं एआई के। फर्स्ट यूनिट में इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। उसके कॉन्सेप्ट और मॉडल्स पूछे जा सकते हैं। अ, यहाँ पर देखिए 3 दिए हैं उसके टाइप्स, एबिलिटी, मिक्स्ड, ट्रेट। और अगर उस हिसाब से मैं बोलूँ आपसे तो यूनिट नंबर 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। 4 options will be there, or out of the 4 one will be the answer. You have to choose the correct answer out of them. तो ऐसे 4 यूनिट से निकल के पहले आपको ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, उसके बाद शॉर्ट आंसर्स आएंगे, देन देन द लॉन्ग आंसर्स विल बी देयर। और इसको डिटेल में अगर आपको बताऊं मैं तो it will be like this. Actually, this paper will be of 35 marks. As you all know, आपको मैंने बताया हुआ है। देन 35 मार्क्स का रहेगा और ऐसे ही जैसे अभी बताया वैसे कवर करेगा। फर्स्ट आपके ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, देन शॉर्ट आंसर्स रहेंगे, देन लॉन्ग आंसर्स रहेंगे और सब में इंटरनल चॉइसेस रहेंगी। तो एक रफ आइडिया आपको मैं दे रही हूँ, उसके बाद इसके हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। सो इस जो टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं सेम टू सेम इन्हीं से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इनसे रिलेटेड। तो मेरा ये कहना है कि आप इन हर टॉपिक पर अ, यहाँ पर जो जो भी टॉपिक्स लिखे हुए हैं उन पे आप फोकस करेंगे और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ के ज़रूर रखेंगे, क्योंकि हमको कॉपी को खाली नहीं छोड़ना रहता है, हमको लिखना पड़ता है एंड वी हैव टू राइट इट इन इंग्लिश ओनली। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दैट। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। So this is the name of our subject, emotional intelligence, and remember that this is not English language subject. This comes under VAC, value added course, जिसमें इमोशनल इंटेलिजेंस उसका नाम है। ओके, नाउ कमिंग टू यूनिट नंबर 1। मैं यूनिट के हिसाब से आपको यहाँ पर प्रेजेंट कर रही हूँ। मैंने उन सब जो भी उसमें टॉपिक्स दिए हैं, सब टॉपिक्स दिए हैं, उनको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। आप इसका इसी नाम से क्वेश्चंस आएंगे, तो ये आपको ऐसे ही इसको लर्न करना है। तो ये पहला रहा इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में। जैसा मैंने आपको बताया उसका शॉर्ट फॉर्म EI होता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछे जाते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स भी पूछ लिया जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस का, तो पता होना चाहिए आपको। और AI और EI में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दिस इज EI। क्योंकि AI जो होता है बच्चों वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। ये हमारा सब्जेक्ट का नाम ये है, EI। तो इसका डेफिनेशन और इसका मीनिंग टाइप यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये आपको याद करना है फर्स्ट ऑफ ऑल कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है। वो एक तरीके की काबिलियत है, पर्सन की एबिलिटी है, सबका अलग अलग होता है ये, जिसमें वो रिकग्नाइज कर सकता है, अंडरस्टैंड करता है और मैनेज करता है अपने खुद के इमोशंस को। वो जानता समझता है कि उसके अंदर इमोशंस क्या हैं और मुझे कब और कैसे इनको बाहर लाना है और कब इनको मैनेज कंट्रोल कर लेना है। तो ये पर्सन की अपनी अपनी एक एबिलिटी होती है, सबकी अलग अलग होती है। और इस तरीके से एज वेल एज रिकग्नाइज एंड इन्फ्लुएंस इमोशन ऑफ अदर्स ऑल्सो, दूसरों के भी जान सकता है। तो ये इसका एक सिंपल सा मीनिंग है AI का। बाकी उसके टर्म्स जो भी हैं आप उसको सेम लिख लिख के याद करेंगे।
बिकॉज यू हैव टू राइट इट इन एग्जाम, तो आप इसको 2-3 टाइम्स लिख के ज़रूर याद करें। नाउ इसके की कंपोनेंट्स बताए हैं। इसके मेन चीज़ें क्या होती हैं एआई की? सेल्फ अवेयरनेस होती है बच्चों, सेल्फ रेगुलेशन होती है, एम्पैथी होता है, सोशल स्किल्स आता है इसमें, और मोटिवेशन आता है। बिल्कुल वर्ड टू वर्ड आपको इन चीज़ों को याद रखना है। अगर हम इसको दूसरी लैंग्वेज में देखें तो 3 पिलर्स के नाम से भी ये जाना जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस के। अगर लीडरशिप क्वालिटी किसी में डेवलप करनी है या है तो हम ये मान के चलते हैं कि ये 3 पिलर्स उसके स्ट्रांग रहेंगे। सेल्फ अवेयर भी है वो पर्सन, उसमें एम्पैथी भी है। एम्पैथी क्या होता है उसको मैं आपको आगे बताऊंगी। रिलेशनशिप मैनेजमेंट उसको आता है, कैसे टर्म्स बनाए जाते हैं। अब हम इसकी थ्योरी की बात करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस की जो थ्योरी है, इसको 3 लोगों ने बताया है। तो सबसे पहले जिन्होंने बताया था वो थे पीटर सैलोवे एंड जॉन डी मेयर। 1990 में इन्होंने इसको बताया था। उसके बाद ये पब्लिक में इसको डैनियल गोलेमन लेकर आए थे। पूरी दुनिया के सामने उन्होंने इसको प्रेजेंट किया था। अब देखिए यहाँ पे हम छोटे से कुछ कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के। बेसिकली इसके 5 कंपोनेंट्स होते हैं जो अभी मैंने आपको बताया, वो दूसरे फॉर्म में यहाँ पे उसकी मीनिंग टाइप दिया हुआ है। आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं, जैसे कि सेल्फ अवेयरनेस के बारे में कुछ लिखने आएगा तो आप यहाँ से उसको ले सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। और भी आगे आपको नोट्स में मिलेंगे। तो इनका मीनिंग है ये, आप इसको 2-3 लाइन्स के बनेंगे, इनको बना के रखें कि सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है। खुद को समझने की कोशिश करना, खुद को जानना, दैट इज सेल्फ अवेयरनेस। देन सेल्फ रेगुलेशन क्या होता है, उसका मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है, खुद को रेगुलेट करके चलना। हम्म, पता होना कि कब क्या करना है सिचुएशन के हिसाब से। उसके बाद मोटिवेशन है, यहाँ पर मोटिवेशन आप सब जानते हैं कि अपने आप में खुद अपने काम को करने के लिए मोटिवेट रहना और इमोशंस को मैनेज करते आना। एम्पैथी मैंने आपको बताया। एम्पैथी क्या होता है, कोई परेशान है, कोई किसी फीलिंग से गुजर रहा है तो उसको सांत्वना देना। ना सिर्फ सांत्वना देना, ना सिर्फ सिंपैथी देना, बल्कि उसका सॉल्यूशन, प्रॉब्लम है उसकी तो सॉल्यूशन भी देना उसको, दैट इज एम्पैथी। देन सोशल स्किल्स, कैसे लोगों के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना और कैसे साथ में रहना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो उससे रिलेटेड हैं इमोशनल इंटेलिजेंस से। ये कंपोनेंट्स हैं उसके मेन। नाउ व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, अगर एक क्वेश्चन की बात करें हम तो ये यहाँ पे 3 टाइप से मैंने आपको लिख के दिया हुआ है, आप अपने नोट्स में इसको मिक्स करके बना लेंगे। इमोशनल अवेयरनेस ऑफ सेल्फ एंड अदर्स, मैनेजिंग इमोशंस एंड हैंडलिंग रिलेशनशिप्स, यूजिंग इमोशंस प्रोडक्टिवली। तो इमोशनल इंटेलिजेंस किस किस चीज़ों में मदद करता है, क्या काम बनाता है, ये सब इसमें लिखा हुआ है। आपको जो मेरे नोट्स में से जो भी आपको इजी लैंग्वेज लगती है उसको आप अपनी कॉपी पे अपने नोट्स में मिक्स करेंगे और कॉपी पे ज़रूर नोट करेंगे इन सारी चीज़ों को। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। इमोशनल इंटेलिजेंस का देखो यहाँ पे फिर डेफिनेशन मैंने दिया हुआ है पीटर सैलोवे एंड जॉन मेयर के हिसाब से। It is the ability to monitor one's own and other people's emotions, to discriminate between different emotions and label them appropriately, and to use emotional information to guide thinking and behavior. Now, ये जो भी रेड में लिखा हुआ है बच्चों, ये इनके द्वारा कही गई बातें हैं, तो इन्वर्टेड कॉमा में है। आपको एज इट इज इसको वर्ड टू वर्ड याद करना पड़ेगा। जस्ट मग अप इट और इसको याद करिएगा। वर्ड्स इसके आप चेंज नहीं कर सकते डेफिनेशन के। यू विल गेट गुड मार्क्स इफ यू विल राइट द डेफिनेशंस। यहाँ से भी आपको कोट है यहाँ पर, इससे भी आप ले सकते हैं। नाउ हम मॉडल्स की बात करते हैं। मॉडल वर्ड से आपको याद रखना पड़ेगा, कोई क्वेश्चन आएगा तो मॉडल नाम से भी आ सकता है कि देर आर 3 मेन मॉडल्स ऑफ EI: एबिलिटी मॉडल, मिक्स्ड मॉडल और ट्रेट मॉडल। ये यहाँ पे देखो किसने दिया है, उसके सबके साइकोलॉजिस्ट हैं ये लोग सब, इनके नेम लिखे हुए हैं। एबिलिटी मॉडल किसने बताया था, पीटर सैलोवे एंड जॉन मेयर ने। ट्रेट मॉडल के जनक कौन माने जाते हैं, वो हैं, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में याद करिए, KV पेटराइट्स। देन मिक्स्ड मॉडल के डेनियल गोलेमैन।
ये आपको याद रखना है। अब देखिए इनका डिटेल दिया हुआ है यहाँ पर, तो एबिलिटी मॉडल के बारे में ये चीज़ें हैं जो यहाँ पे दी हुई हैं। ठीक है, ये जैसे कि एबिलिटी मॉडल है, तो ये उसका एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे। ओके, ये उसके बारे में लिखा हुआ है। ये ट्रेट मॉडल है, तो ये उसके बारे में लिखा हुआ है। ये मिक्स्ड मॉडल है। अच्छा, इसका एक और नाम है बच्चों, बार ऑन मॉडल भी बोलते हैं। और सबके ईयर लिखे हुए हैं, आपको ईयर याद रखने हैं। ठीक है, ये उसके बारे में डिटेल है। तो इनको आप थोड़ा सा नोट्स बना के याद कर लीजिएगा, ये ज़रूरी है ये सारी चीज़ें। देन ये एबिलिटी मॉडल के बारे में पूरा डिटेल में दिया हुआ है। इसके लॉन्ग क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, आप इसके सारे चीज़ों को याद रखेंगे। ये 4 टाइप्स की एबिलिटीज बताता है, इसमें बताया परसीविंग इमोशंस, इमोशंस को लेना। यूजिंग इमोशंस, उन इमोशंस का फिर यूज भी करना। अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, उनको समझना। फिर मैनेजिंग इमोशंस, कैसे अब आप उसको मैनेज कर रहे हो, कैसे कंट्रोल कर रहे हो, और कैसे आगे यूज कर रहे हो। एबिलिटी मॉडल को और शॉर्ट और मैंने उसको डिटेल में थोड़ा सा बताना चाहा है। perceiving emotions, understanding emotions, using emotions to facilitate thought, managing emotions। आपको जो भी लैंग्वेज इजी लगती है, जो भी वर्डिंग्स इजी लगते हैं इसमें से, उन सब को आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है, नंबर वाइज करेंगे। ये पॉइंट्स हैं, एक तरीके से आप मान के इनको ऐसा चलें और इनको याद करें। यहाँ पे देखिए, ये गोलमैन के बारे में है, मिक्स्ड मॉडल के बारे में इन्होंने बताया है। तो पूरा डिटेल दिया है, आप इसको पढ़ लेंगे। इन ये बताते हैं सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस के बारे में, सेल्फ रेगुलेशन की बात करते हैं, मोटिवेशन की बात करते हैं, एम्पैथी का इन्होंने पॉइंट दिया हुआ है, और सोशल स्किल्स। तो ये इन्होंने दिया है गोलेमैन ने। ठीक है, तो आपको ये डैनियल ने दिया है। तो आपको जिस नाम से भी इनको याद रखना है, उस जो आपको इजी लगती है स्पेलिंग, आप वो लिख सकते हैं। तो किसने क्या बताया है, वो आपको जरा ज्यादा याद करने की जरूरत है। जैसे यहाँ एबिलिटी के 4 मैंने जो पॉइंट्स हैं वो उसके रहेंगे। और अगर मिक्स मॉडल की बात आती है तो उसके पॉइंट्स अलग हैं, 5 पॉइंट्स। ये देखिए, उसको मैंने डिटेल में और बताया आपको। सेल्फ अवेयरनेस, आप सारे इसके जो मीनिंग डेफिनेशंस हैं उनको आप लिख लेंगे। मैनेजिंग इमोशंस, मोटिवेटिंग, एम्पैथी है, फिर सोशल स्किल्स हैं, ये सारी चीज़ें आप देख के रखेंगे। कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, मिक्स मैच मत कर देना सबका इधर उधर, जिसका जो है उसी में आना चाहिए। नाउ यहाँ पे देखो, डेनियल ने जो और डिटेल में थोड़ा बताया है उसके बारे में बताया है मैंने आपको इधर। नेक्स्ट इस टेबल को आप गौर से देखेंगे। सो उसमें पर्सनल कॉम्पिटेंस और सोशल कॉम्पिटेंस, इन दो नाम से भी थोड़ा सा याद रखना। इनके ऊपर इस नाम से क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन इस नेम को कवर कर सकता है, व्हाट डू मीन बाय पर्सनल कॉम्पिटेंस, व्हाट डू मीन बाय सोशल कॉम्पिटेंस। तो आपको पर्सनल कॉम्पिटेंस में ये सारी चीज़ें लिखनी है जो उसके सामने लिखी है। और सोशल कॉम्पिटेंस के बारे में आता है, तो उसके सामने जो चीज़ें लिखी हैं उसको आप डिटेल में लिख कर आना, या जितना भी आपको समझ में आता है एटलीस्ट आप इसमें से नोट जरूर कर लेना उसको। जैसे पर्सनल कॉम्पिटेंस में सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, ये सारी अंडरस्टैंडिंग आप क्या समझते हैं वो आता है। सेल्फ मैनेजमेंट की बात करता है ये। ओके, और सोशल कॉम्पिटेंस में सोशल अवेयरनेस की बात होती है, और सोशल मैनेजमेंट की बात होती है। तो इतना क्लियर होना चाहिए कि एग्जाम में कुछ आता है तो एटलीस्ट आपके पास मैटर रहे कि व्हाट यू हैव टू राइट इन सिंपल लैंग्वेज। आप उसको कैसे याद रखें, कैसे लिख कर आए, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब आते हैं थर्ड मॉडल की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, ट्रेट मॉडल। इसको केवी पेट्राइट्स ने दिया था, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और उसके बारे में ये थोड़ा सा डिटेल में लिखा हुआ है। इसमें से आपको जो भी इजी लगता है आप उस चीज़ को, अगर आप चाहें तो इसको और अपनी सिंपल लैंग्वेज में भी नोट डाउन कर सकते हैं। बट इनको आपको
बनाना पड़ेंगे नोट्स इसके आपको। ट्रेड मॉडल को देखो, इस फॉर्मेट में भी मैंने आपको बताया है। और इतना लॉन्ग आपको नेम याद नहीं होता है तो आप उसका फर्स्ट लेटर याद रखिए। K.V. पेट्राइट्स, ये उनका सरनेम है ना। तो ये जरूरी है लिखना, बाकी फुल नेम की स्पेलिंग नहीं होती है याद, छोड़ दीजिएगा उसको। 4 फैक्टर्स बताए गए हैं ट्रेट मॉडल के: वेलबींग, सोशियबिलिटी, सेल्फ कंट्रोल, इमोशनैलिटी। तो तीनों ट्रेड्स के तीनों मॉडल्स के हमने देख लिए। अलग अलग पॉइंट्स हैं, तो वो मिक्स नहीं करना एक साथ। ये मैंने कुछ आपको, ये इमोशनल इंटेलिजेंस के उसमें आए हुए कुछ वर्ड्स हैं। कभी कभी इन पे शॉर्ट नोट या ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में कुछ भी ऐसा अगर आ गया बाय चांस, तो आपको इनकी मीनिंग पता होना चाहिए, तो उनके सामने लिखे हुए हैं। 1 वर्ड की मीनिंग है, एक बार रीड जरूर करिएगा इनको। अब ये वो था यूनिट 1, उसमें चॉइसेस भी रहेंगी, इंटरनल चॉइसेस। अब यूनिट 2 की बात कर रहे हैं हम लोग। इसमें जैसा मैंने आपको कहा, पर्सनल कॉम्पिटेंस वहाँ पे आया था। इसके पीछे वाले चैप्टर में भी आपने देखा था, नोट्स में था। तो वहां से भी ले लेंगे उसको, और यहाँ पे भी अलग से भी दिया हुआ है। पर्सनल कॉम्पिटेंस का मतलब है नो योर सेल्फ, मतलब अपने आप को पहचानना। उसमें सेल्फ अवेयरनेस आता है, सेल्फ मैनेजमेंट आता है। सेल्फ अवेयर मतलब अवेयर रहना चीज़ों से, आपको पता होना कब क्या करना है। सेल्फ अवेयर पर्सन हर सिचुएशन में अपनी इमोशन को, उसे पता रहता है कि इस टाइम पर मेरा क्या फीलिंग मुझे बाहर लेकर आना है या नहीं आना है। वो सक्सेसफुल टाइप के पर्सन रहते हैं, दोज हु आर सेल्फ अवेयर। सेल्फ मैनेजमेंट का मीनिंग इसमें बताया गया है कि आप पॉजिटिवली, आपको पता है कि मैं अपनी चीज़ों को मैनेज करके चल रहा हूँ, ठीक है। तो किस वे में मैं उसको कैसे कंट्रोल कर लूँ, कहाँ पे मेरे इमोशंस मुझे स्ट्रांगली यूज करने हैं, कहाँ पे किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, वो उसको आता है। वो सेल्फ मैनेजमेंट हो जाता है। यहाँ पर इंट्रापर्सनल स्किल्स के बारे में भी मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में लिख के दिया हुआ है। इसका मीनिंग आप इनको याद करेंगे और देख लेंगे। अब हम लोग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर बच्चों। तो उसके पहले जिस साइकोलॉजिस्ट ने उसको बनाया है, उसके बारे में बताया है, हम उनकी बात कर लेते हैं। ये मास्लो हैं। इन्होंने ही वो एक पिरामिड की फॉर्म में दिया है, आगे आप देखेंगे। तो इनके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तो समथिंग यू कैन टेक फ्रॉम हियर, इज बायोग्राफी इज हियर। तो सम पॉइंट्स यू कैन टेक फ्रॉम हियर, एटलीस्ट यू शुड राइट देयर। The full name was Abraham Maslow. So this is the birth here, this is the death here. You should write it. And he was a humanistic psychologist. You can write there. देन इन्होंने ही प्रमोट किया था ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। आपके सिलेबस में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक टॉपिक है, उसको आपको अटेम्प्ट करके आना है। ज़रूर करिएगा अगर आता है तो। और उसमें आपको फिगर भी बनाना है, आगे आपको पता चलेगा। दिस इज द पिरामिड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में आता है, तो आप ट्रायंगल फॉर्म में और भी आपको आगे और फिगर्स मिलेंगे, आप इनको पता कराएं। इसको लिख कर बना के भी आइएगा फिगर, और उसके बारे में लिखना भी है डिटेल में। जो भी यहाँ लिखी है चीज़ें वो सारी लिखनी है। पिरामिड फॉर्म में रहता है। ये यहाँ से स्टार्ट होती हैं चीज़ें। ये कुछ नीड्स हैं, ह्यूमन बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, उसको ये पिरामिड शो करता है। जैसे कि फर्स्ट नीड होती है फिजियोलॉजिकल नीड। उसके बाद सेफ्टी नीड की बात आती है, फिर लव और बिलोंगिंग्स की बातें आती हैं, फिर एस्टीम, उस पर चला जाता है इंसान। देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन उसको प्राप्त होता है। ओके, आगे देखिए और आपको इसमें और डिटेल में दिखेगा। ये उन्होंने पिरामिड बताया है, ये बेसिक नीड्स हैं। फूड, शेल्टर एंड क्लोथ्स। इंसान को सबसे पहले रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए रहता है। फिर सेफ्टी सिक्योरिटी की बात आती है। फिर उससे फ्रेंडशिप की बातें आगे जाके आती हैं। फिर सेल्फ एस्टीम, प्रेस्टीज, इज्जत और रुतबा, उन सब चीज़ों की ज़रूरत उसे महसूस होने लगती है। उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आता है, जब वो सारी चीज़ें उसके पास आ जाती हैं, फिर वो सोच लाइफ में को कैसे जीना है रियली में, उसको ये चीज़ें समझ में आती हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, फिगर में फिगर से बताया है कि वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब ध्यान में आना, मुद्रा, योग, मेडिटेशन, इस तरफ को चला जाता है सब कुछ।
पाने के बाद उसको लगता है कि ये सारी चीजें, मतलब बोलना चाहिए कि मैच्योरिटी भी इंसान में तभी आती है। तो लास्ट में वो पीक पोजीशन पे पहुंच जाता है, तो उसे मेडिटेशन का दर्जा दिया गया है कि ध्यान मग्न हो गया है। मतलब अब उसे दुनिया की किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, उसने जो पाना था वो पा लिया है, और अब वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की पोजीशन पर आ चुका है। सो यहाँ पे फिगर से आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि मैं यहाँ पर क्या बताना चाह रही थी। सारे नीड्स फिगर के साथ दिए हुए हैं, इसको आप जरूर देखेंगे। और इसको ट्रायंगल फॉर्म में बनाना यहाँ पे समझाने के लिए ये स्टेप फॉर्म में दिया हुआ है। यहाँ पर मास्लो के जो हायरार्की ऑफ नीड्स हैं उनको पूरा एक्सप्लेन किया गया है। आइयो, तो आप इसमें से नोट्स देख के बना सकते हैं। ये इसमें सारे उसके देखो स्टेप्स दिए गए हैं और उनको एक्सप्लेन किया गया है। नाउ यूनिट 3 की बात करते हैं। ये सोशल कॉम्पिटेंसीज की बात करता है। इसमें प्लानिंग आता है, डिसीजन मेकिंग आता है, इंटरपर्सनल आता है, कल्चरल आता है, रेसिस्टेंस स्किल्स आता है, और कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन की बात करता है, कैसे झगड़ों को छोटे छोटे निपटाया जाता है। तो सोशल कॉम्पिटेंस में नो अदर्स, हमने पर्सनल कॉम्पिटेंस में पढ़ा था नो योर सेल्फ, अपने आप को पहचानना और जानना। इसका है, सोशल का है दूसरों को जानने की कोशिश करना। तो वो सोशल अवेयरनेस हो गया, और रिलेशनशिप मैनेजमेंट में आ जाती हैं चीज़ें। तो जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है आप उसमें उसको पढ़िएगा, और उसमें नोट्स में आप उसको यूज करिए। अब एम्पैथी क्या, मैंने आपको बोला था अलग से, आपको यहाँ लिख के मैंने बताया हुआ है थोड़ा सा डिटेल में। तो इसको आप लर्न कर लीजिएगा और इसको नोट करेंगे आप लोग। अब हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करते हैं। कम्युनिकेशन जैसा कि मैंने बताया था, एक तरीके की शेयरिंग होती है जिसमें हम अपने थॉट्स, अपने फीलिंग्स किसी दूसरे पर्सन के साथ शेयर करते हैं। नाउ अब वो थॉट्स वो 3 टाइप में जा सकता है, जैसे कि मैं ओरली वर्बली भी बात कर रही हूँ तो वो भी होता है। देन ये नॉन वर्बल वे में भी बोला जाता है, जिसमें वर्ड्स की यूज नहीं किए जाते। ये सिर्फ एक्शन से बातें की जाती हैं, इशारों में बातें होती हैं, सिंबल्स साइंस के थ्रू बातें होती हैं। वो कहलाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और एक होता है रिटन कम्युनिकेशन, जिसमें लिख के अ, बातें बताई जाती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कम्युनिकेशन। अब आपको जो सिलेबस में है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। इफेक्टिव मतलब असरदार। तो कम्युनिकेशन को असरदार कैसे बनाया जाता है, उसके लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो अब आप आगे देखेंगे। इसमें आप डेफिनेशन एंड ऑल मीनिंग सब याद रखेंगे इसका। आपको और मटेरियल मिलता है तो आप वो भी उसमें इंक्लूड करिएगा, इस पे नोट्स ज़रूर बनाइएगा। दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इजी ऑल्सो, आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं इजीली। 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन होती हैं, आपको बताना पड़ेगा जब भी आप आंसर लिखेंगे। ये एग्जाम में पूछा ना जाए तो भी आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन में इसको लिखिएगा कि देर आर टू मेक अ कम्युनिकेशन इफेक्टिव, 7 सीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन, 7 सी इसलिए बोला है, स्पेलिंग सी से स्टार्ट होता है सबका। क्लैरिटी, कम्युनिकेशन में मतलब क्लैरिटी होना जरूरी है, कॉन्साइसनेस होना जरूरी है, कंसिडरेशन होना जरूरी है, कंप्लीटनेस शुड बी देयर, कर्टसी शुड बी देयर, कंक्रीटनेस शुड बी देयर, एंड करेक्टनेस ऑल्सो शुड बी देयर। सो ये हो गए 7 सीज, आपको याद रखना है। यहाँ पे और चीजें बताई गई हैं, उनको देख लीजिए, उसको भी नोट करिए। इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप करने के लिए किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है फिगर के थ्रू आपको बताया गया है। आप उसको एक लाइन में या 2 लाइन में आंसर के फॉर्म में लिख लीजिएगा। इंटरपर्सनल स्किल्स के लिए लीडरशिप होना ज़रूरी है, मोटिवेशन होना ज़रूरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना होनी चाहिए, टीम वर्क ज़रूरी होता है, एक्टिव लिसनिंग ज़रूरी होती है, और केयरिंग भी ज़रूरी होती है। तो ये सारी चीज़ें जब आपके अंदर होंगी तभी आप इंटरपर्सनल स्किल आपकी अच्छी रहेगी, और आप अच्छे टर्म्स लोगों से डेवलप कर सकते हैं। यूनिट 4 की बात करते हैं। दिस इज अ लास्ट यूनिट। ये है आपका टेक्निक्स टू मैनेज इमोशंस। मैं इमोशंस को आप मैनेज कैसे कर सकते हो। इमोशंस को रोक तो नहीं सकते हैं, कई बार हम रो को सैड होते हैं तो रोना आ जाता है, और हम कंट्रोल नहीं कर पाते कई बार अपने किसी भी इमोशन को, चाहे वो ये देखिए यहाँ पे इमोजीज में दिया हुआ है ना। कभी हम स्ट्रेस में रहते हैं, कभी प्रेशर में, कभी फ्रस्ट्रेशन में,
कभी गुस्से में, कभी वेरी हैप्पी मोड में रहते हैं। तो हर उसमें आपको अपने माइंड, ब्रेन को कंट्रोल करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, अगर हम अपने ब्रेन को खुद कंट्रोल करना नहीं सीखेंगे तो हमारा ब्रेन हमको कंट्रोल करने लगेगा, या माइंड बोलेंगे कंट्रोल करने लगेगा। तो थोड़ा सा हमको ये पता होना चाहिए कब कैसा हमको बिहेव करना है, कैसे रिएक्ट करना है। ना, ये देखो, प्राइमरी इमोशंस होते हैं कुछ, हर इंसान के अंदर इमोशंस होते हैं। तो उनके नेम के साथ, फिगर के साथ आपको बताया गया है, जिससे आप समझे उन वर्ड्स को कि वो कैसे होते हैं। हैप्पीनेस, सैडनेस, डिसगस्ट, सरप्राइज, एंगर, शेम, फियर, इंटरेस्ट, ये सब इमोशंस को फिगर के साथ आपको बताया है। अब हाउ टू कंट्रोल इमोशंस एट वर्क, काम करने की जगह पे आप उसको कैसे कर सकते हैं इमोशंस को कंट्रोल। तो ये पॉइंट वाइज दिया गया है बच्चों। आप हर पॉइंट वाइज लिख के, और उसके बारे में ये जो डिटेल में लिखा है इसको भी आप इसको याद करिएगा, नोट्स बनाइए और उसमें पॉइंट वाइज लिखिए। अब यहाँ पे बताए गए हैं हेल्पफुल और हार्मफुल वेज टू मैनेज इमोशंस, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये हेल्पफुल वेज हैं जो आपकी मदद करेंगे, और ये हार्मफुल हैं आपके लिए। ठीक है, तो इसको हमें अवॉइड करना है, इसको हमको करना चाहिए जब हम इमोशंस को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो माइंडफुलनेस वाली एक्सरसाइजेस करना चाहिए, योगा मेडिटेशन की तरफ जाना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाइए, तो स्ट्रेस नहीं होगा, डिप्रेशन नहीं होगा। स्पोर्ट्स में लाइन में चले जाइए, कोई भी स्पोर्ट्स, कोई भी गेम खेलिए। बाउंड्री सेट करिए अपनी किसी भी चीज की। डीप ब्रीदिंग लीजिए जब भी आपको गुस्सा आ रहा है या कुछ ऐसा होता है, तो रिलैक्सेशन मोड में जाइए। जर्नलिंग करिए। जर्नलिंग मतलब लिखना स्टार्ट करो, कुछ भी लिखो, आपके इमोशंस को डायरी पेन लेके या कागज पेन लेके उस पर लिखिए। अगर उससे भी नहीं फर्क पड़ता है तो कोई थेरेपी पे चले जाइए, किसी डॉक्टर से मिल लीजिए, वो आपकी मदद करेंगे। और हेल्दी डिस्ट्रैक्शंस पे जाइए, अपने माइंड को कहीं और डाइवर्ट करने की कोशिश करो। गाने सुनो, सॉन्ग सुनो, डांस करो, जुम्बा करो, ओके, कुछ भी करो, गार्डनिंग करो, पेड़ों को पानी दो। आप पेट रख लीजिए, पेट से साथ खेलिए ना, उनसे बातें करिए, तो आपको अच्छा फील होगा। हॉबीज और एक्टिविटीज, कोई भी एक अच्छी तरीके की हॉबी उसको हमको अपना लेना चाहिए, स्ट्रेस से बचने के लिए किसी भी तरीके के। ये टेक्निक्स आपको बताई गई हैं कि अगर आपकी लाइफ में या माइंड में कुछ ऐसा चीज़ें चलता है, आपको खुद महसूस होता है, तो आप इन चीज़ों की हेल्प ले सकते हैं। इसके बारे में आप नोट्स बना लीजिएगा। हेल्दी वे टू डील विथ योर इमोशंस, यहाँ पे फिगर वाइज आपको बताया है कि हर इमोशन से निपटने के लिए अलग अलग यहाँ पे बताए हैं कि कौन सी चीज़ आपको हेल्प ज़्यादा, कौन सी चीज़ निपटने में आपको हेल्प करेगी। नाउ यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, एंग्शियस का स्पेलिंग इज, दिस इज द स्पेलिंग ऑफ एंग्शियस। तो ये थोड़ा सा रॉन्ग लिखा हुआ है यहाँ पे, तो उसको आप गलत मत याद करिए स्पेलिंग को। सो एंग्शियस अगर आप हो जाते हैं बहुत जल्दी तो मेडिटेट करिए, स्ट्रेस्ड फील करते हैं तो वॉक पे चले जाइए, ओवर थिंकिंग करते हैं तो लिखिए कुछ, सैड हैं तो एक्सरसाइज करिए, बर्नड आउट हैं तो कुछ पढ़िए। या ये कभी कभी सक्सेस से भी हो जाता है, बहुत सारी सक्सेस मिल जाने से भी हो जाता है, और कभी कुछ बहुत दुख है तो उससे भी हो जाता है। एंग्री फील कर रहे हैं तो गाना सुनिए, टायर्ड हैं तो थोड़ी सी नैप झपकी ले लीजिए, सो जाइए थोड़ी देर के लिए। लेजी फील करते हैं तो स्क्रीन टाइम से, मोबाइल फोन से हट जाइए, सोशल मीडिया से दूर हो जाइए। टेंस्ड फील कर रहे हैं तो स्ट्रेचिंग करिए, एक्सरसाइज का ही एक पार्ट होता है। हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस, ये सब आपको वर्ड्स में दिया है जो अभी अभी मैंने आपको बताया, आप उसको लीजिए। और एग्जाम में फिगर बनाने की, इमोशंस की फिगर मत बनाइएगा जो आप इसमें अभी देख रहे हैं, वो ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे कुछ लाइंस दी गई हैं कि आप इमोशन से कैसे निपट सकते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है, लिखना चाहिए कि आप कौन से इमोशन से जूझ रहे हैं,
कौन सा इमोशन है जो आपको परेशान कर रहा है। सो नेम द इमोशन। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको बाकायदा ये सब लिख सकते हैं आप, जो भी यहाँ पे दिया हुआ है। नेम द इमोशन, आइडेंटिफाई द कॉज, उसका कारण ढूंढिए क्यों है वो वैसा, और ये लाइंस उसमें लिखिए। देन आइडेंटिफाई द बिहेवियर, अपने बिहेवियर को चेक करिए, देखिए। फिर चैलेंज द इमोशन, फिर उस इमोशन को चैलेंज करो। फिर ये क्वेश्चन अपने आप से पूछो। तो ये जो भी चीज़ें यहाँ दी गई हैं आपको लिखनी है एग्जाम में, अगर आता है ये क्वेश्चन तो। अब ये टिप्स दिए गए हैं हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस, जो अपन ने पढ़े थे अभी, उन्हीं का एक फॉर्म है ये। इसको भी आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये स्ट्रैटेजीज बताई गई हैं इमोशन से बचने के लिए। हाउ टू मैनेज और कंट्रोल योर इमोशंस, ये यहाँ पे कुछ टेक्निक्स दी गई हैं। नोटिस योर इमोशन, वही जो अभी हमने पहले पढ़ा है उसी का ये डिटेल फॉर्म में दिया गया है। आइडेंटिफाई योर ट्रिगर्स, ये आपको इनमें से कुछ होता है तो आप पहचान जाइए कि आप में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है आपको। अपने आप से दया दिखाइए, गिव योरसेल्फ कंपैशन। ये सारी चीजें आप उस आंसर में लिखेंगे। राइट डाउन योर फीलिंग, एक्सेप्ट योर इमोशंस, मेक पॉजिटिव अफर्मेशंस। और ये एग्जाम्पल दिए हैं कि कौन सी पॉजिटिव चीजें आप अपने बारे में बोल सकते हैं या लिख सकते हैं। तो येलो पार्ट में वो सब एग्जाम्पल्स हैं, आप सब एग्जाम में ये लिख कर आएंगे जो भी आप इसमें नोट्स में देख रहे हैं। लास्ट में बोला कि गिव, 8th पॉइंट है गिव माइंडफुलनेस अ ट्राई। और लास्ट में है स्पीक टू समवन। अगर आपको कुछ ही तरीका नहीं मिल रहा है तो आप फिर किसी से बात करिए, शायद आपको हेल्पफुल लगे। कोई पुराना दोस्त जिससे आपको लगता है कि शायद आप उसी से चीजें शेयर कर सकते हो, तो आपको उससे बात करना चाहिए। नाउ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आते हैं जैसा मैंने आपको बताया। तो मैंने कुछ अपने तरफ से आपको यहाँ पे बना के दिए हुए हैं। आपको अगर और मिलते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स ओल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, तो आप उससे भी रिफर जरूर करिएगा। और यहाँ पर मैंने कुछ अपनी साइड से दिए हुए हैं। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। अब आगे का काम आप लोगों को करना है, आपको ये सारी चीजें पढ़नी है एंड गेट रेडी फॉर योर एग्जाम। सो थैंक यू।